हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। इस वीडियो में हम लोग ईपीएफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 2008 को देखेंगे। हम लोग जब भी कभी अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं या ईपीएफ स्टाफ जब ईपीएफओ को ज्वाइन करते हैं ना, उस समय जो है ना इस पे साइन करना पड़ता है कि मैं इस रेगुलेशन के सभी रूल को एंड कंडीशन को मानता हूँ। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होते हैं ईपीएफओ के सभी ऑफिसर एंड स्टाफ के लिए। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पास हुआ था ना 25 सितंबर 2008 को जो है ये ऑफिशियल गैजेट में जारी किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना 25 सितंबर 2008 लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग ने जब एक्ट पढ़ा था ना, ईपीएफओ का मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 पढ़ा था, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि सेक्शन 5T जो है ना वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर के बारे में बात करता है। उसी के अंतर्गत जो है ना इसको जो है ऑफिशियल गैजेट में जारी किया गया था। और इसमें बहुत सारे रूल है जो इंपॉर्टेंट रूल है जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको मैं स्पेशली मेंशन करूंगा। तो देखिए सबसे पहला रूल कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका नाम जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 2008 है। ठीक है, ये जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में जारी हुआ उस दिन से जो है ये लागू हो गया। इसमें जो इस पूरे रूल में जिस कहीं एक्ट लिखा हो ना, तो इसका मतलब है हमारा मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। बोर्ड लिखा हो तो बोर्ड का मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसको बनाया गया है 5A सेक्शन 5A के द्वारा, जब हम लोग एक्ट में पढ़े थे। कमिश्नर कहीं लिखा हो तो कमिश्नर का मतलब वही होता है जो हम लोग ने एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, कमिश्नर में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द सब सेक्शन 1 and 3 ऑफ 5D। तो 5D में जो बताया गया था ऑफिसर कमिश्नर का डिफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग। कमेटी कहीं लिखा हो तो कमेटी का मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो सेक्शन 5A के अंदर बनाया गया है। एम्प्लॉय कहीं लिखा हो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट का मतलब हुआ जिस पोस्ट पे कोई काम कर रहे हैं। अगर कहीं शेड्यूल लिखा हो ना, तो मैं अभी बताऊंगा कि शेड्यूल 4 डिस्कस किया गया है। इसमें 1 से लेके 4 तक शेड्यूल है, जिसमें शेड्यूल 4 जो है ना वो बताता है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो मैं उसको बताऊंगा आपको, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 जो इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाला तो स्पेशली इंपॉर्टेंट। सर्विस कहीं लिखा हो ना, तो सर्विस का मतलब होगा कि जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में आपने सर्विस प्रोवाइड किया। और जो भी वर्ड लिखा गया हो, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग या डिफाइंड नहीं हो, तो उसको हम लोग सिविल सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होता है शेड्यूल 3 में दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, अप्लीकेशन ये किस पे लागू होगा, तो ये हमारे एम्प्लॉय के सभी एम्प्लॉय, रेगुलर जो एम्प्लॉय है ना उस पर लागू होगा। रेगुलर एम्प्लॉय याद रखना है कि ये रेगुलर एम्प्लॉय पे लागू होगा। उसके बाद लिखा हुआ अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में। तो शेड्यूल 4 में डिस्कस करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में कि हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मैं अभी सब बताऊंगा आपको शेड्यूल 4 में कि RC1 RC2 का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है ना, वो कौन होता है, तो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है। ठीक है, तो ये सब मैं अभी बताऊंगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसके कौन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पावर टू ट्रांसफर। लिखा है कि ट्रांसफर करने का पावर किसके पास होता है। तो मानिए वन रीजन टू अनदर रीजन अगर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, या फिर वन रीजन टू मानिए कि हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर रहा है, या वही वाइस वर्सा, तो ये सभी पावर जो होते हैं तो केवल सीपीएफसी के पास होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पावर टू ट्रांसफर किसके पास है, तो सीपीएसपी के पास अधिकार है। इसके बाद आते हैं डेपुटेशन। तो डेपुटेशन पे लाने का अधिकार किसको है। मानिए कि गवर्नमेंट और सर्वेंट कोई आया हमारे यहाँ डेपुटेशन पे, उसको लाने का अधिकार हमारे सीपीएफसी के पास है। लिखा हुआ है कि जितने भी मतलब कोई पर्सन गवर्नमेंट ऑफिस का हो या लोकल अथॉरिटी का हो या फिर स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे ऑफिस में डेपुटेशन पे आते हैं ना, तो ये जो अप्रूवल देगा वो सीपीएफसी ही देगा। ठीक है, और वो अगर डेपुटेशन पे आते हैं तो उनके सर्विस का जो टर्म एंड कंडीशन जो डेपुटेशन पे आए, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। अब रहा कि प्रोवेशन के बारे में, कि जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसका कुछ दिन का प्रोवेशन पीरियड होता है, जो कि मेंशन होता है उस पोस्ट के लिए, मेंशन होता है कि कितने दिन का प्रोवेशन पीरियड होगा। ठीक है, तो इसमें प्रोवेशन पीरियड जो होता है ना, अब लिखा है कि प्रोवेशन पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ये पावर दिया गया है कि प्रोवेशन पीरियड को क्या कर सकता है, मोर देन 1 ईयर, एक साल के लिए बढ़ा सकता है। फिर अगर उससे भी ज़्यादा उसको लगता है स्पेशल केसेज में या स्पेशल रीजन में, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए भी बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रोवेशन पीरियड कभी भी जो है ना 4 साल से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोवेशन जो होता है हर एक सर्विस के लिए जो है ना दिया गया है कि इतने साल का प्रोवेशन होगा। ठीक है, लेकिन जो है ना प्रोवेशन को एक्सटेंड करने का अधिकार अपॉइंटिंग अथॉरिटी का होता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है पहले 1 साल के लिए बढ़ाएगा, उससे और लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा के लिए बढ़ाएगा तो उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोवेशन पीरियड 4 साल का ही होना चाहिए। ठीक है,
जैसे ही मानिए कि लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी डिसीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन शैल बी टेकन ऑर्डिनरली विद इन द 8 वीक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस पीरियड। मतलब कि अगर कोई पर्सन मानिए जिसका प्रोबेशन था, मानिए 2 साल का था, 2 साल उन्होंने खत्म हो गया उसका 2 साल का, ठीक है। तो 2 साल का प्रोबेशन खत्म हुआ, फिर भी अगर वो प्रोबेशन पे है ना, तो जो हमारा अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है ना, वो क्या करेगा, विद इन द 8 वीक ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, अब प्रोबेशन पीरियड एक्सपायरी होने के बाद 8 वीक के अंदर जो है ना, उस पर्सन को डिटेल में जो है इन्फॉर्म करेगा कि आपका प्रोबेशन अभी भी चालू है, ठीक है। क्योंकि कुछ उसमें रीजन भी बताएगा क्यों अभी भी चालू है, क्योंकि आपने प्रोबेशन एग्जाम नहीं क्लियर किया या एनीथिंग, ये सब बताएगा रीजन उसमें, ठीक है। कह रहा है इफ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड भी अगर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी को लगता है कि अगर ये जो है परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए जो है फिट नहीं है, तो वो हटा सकते हैं, ठीक है। रीजन दे करके उनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा गया है। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन एनी एक्सटेंशन देयर ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पास सच एग्जामिनेशन टेस्ट या में, मतलब कह रहा है कि प्रोबेशन के बाद जो है ना, मतलब एक एग्जामिनेशन जो होगा, प्रोबेशन एग्जाम को पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या कहलाएंगे, हमारा परमानेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन या एनी एक्सटेंशन देयर ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी रिक्रूटेड टू पास, मतलब कह रहा है कि जितने भी प्रोबेशनर है ना, सबको एक रिटेन एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा आफ्टर द प्रोबेशन। उसके बाद रूल नंबर 8 है जो बताता है रेगुलेशन ऑफ पे ऑफ प्रोबेशनर। कह रहा है प्रोबेशनर का जो पे होगा वो कैसे हो, कितना होगा। तो देखिए प्रोबेशन का जो पे होता है ना, वो FRSR के अकॉर्डिंग होता है और वो सेम पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि FRSR के अकॉर्डिंग होता है, और अभी हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल 3 के रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद एक कॉमेंसमेंट ऑफ सर्विस, कोई पर्सन अगर ज्वाइनिंग करता है तो उसका सर्विस किस दिन से, मतलब ज्वाइन मानिए किसी दिन उसने ज्वाइन किया, क्या उसी दिन से उसका सर्विस कल आएगा या अगले दिन से कल आएगा। तो देखिए अगर वो शाम को ज्वाइन किया है ना, मतलब फोरनून में अगर ज्वाइन किया है ना, तब तो कल से अगला दिन से सर्विस होगा। लेकिन अगर वो मॉर्निंग में ज्वाइन किया है ना, तो उसी दिन से उसका सर्विस कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग से सर्विस उसका कहलाता है जो मॉर्निंग टाइम में ज्वाइन किया हो। अगर फोरनून में ज्वाइन किया हो तो उसका अगले नेक्स्ट डे से उसका सर्विस जो है स्टार्ट कहलाता है, ठीक है। अब है रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब रिजाइन करना और टर्मिनेशन। कह रहा है कि अगर कोई परमानेंट स्टाफ है ना, तो उसे 3 मंथ का नोटिस दे करके ही रिजाइन कर सकता है। और अदर केसेज में कहा है कि 1 मंथ का नोटिस रिक्वायर्ड, मतलब परमानेंट केस के लिए 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको रिजाइन देने के लिए। और अगर आप जो है मतलब एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। जब हमारा अपॉइंटिंग ऑथोरिटी सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप जो है छोड़ सकते हैं, तब आप जो है रिजाइन मतलब आपका एक्सेप्ट कहलाएगा, ठीक है। अब रहा कि और भी कोई कंडीशन है जिसमें टर्मिनेट किया जा सकता है, तो यस, जो है टर्मिनेशन का और भी बहुत सारे ग्राउंड होता है, ठीक है, कि इस तरह से भी आपको टर्मिनेट, जैसे आपका देखिए मेडिकल बोर्ड ने तय कर दिया कि आप जो है अब इन केस ये आप कैपेबल नहीं है इस जॉब को करने के लिए, तो उस केस में जो है ना आपको 1 मंथ का नोटिस दे करके क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं जॉब से, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ नोटिस या पे जो है ये केस पर, ये सेकेंड नंबर लिखा है, सर्विस ऑफ द परमानेंट मे बी टर्मिनेटेड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द परमानेंट पोस्ट हेल्ड। हाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि अगर मानिए कि कोई पोस्ट पे कुछ एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो पोस्ट ही खत्म होने वाला है या रिड्यूस होने वाला है, तो उस केस में भी जो है ना उस एम्प्लॉय को हटाया जा सकता है, लेकिन 3 महीने का नोटिस देना होगा उसे। मतलब मानिए कोई ऐसा पोस्ट है जो पोस्ट खत्म होने वाला है, तो उस पोस्ट पे रहने वाले सभी एम्प्लॉय को हटा दिया जाएगा, लेकिन 3 मंथ का नोटिस रिक्वायर्ड होगा। आई थिंक आप लोग समझिए किस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है, और रेजिग्नेशन के लिए क्या है रूल, वो समझ में आ गया। नोटिस पीरियड 3 मंथ 1 मंथ। अब आगे ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास होता है, तो देखिए ग्रुप AB स्टाफ जो होते हैं ना, इसका जो है ना ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्टिंग की बात कर रहा है, लाइबिलिटी फॉर ट्रांसफ़र। तो ग्रुप AB स्टाफ है, इंडिया में कहीं भी इनका पोस्टिंग होगा, ठीक है। लेकिन बी में याद रखना है कि अगर वो नॉन गजेटेड पोस्ट है, बी में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक गजेटेड पोस्ट होते हैं, एक नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं। तो अगर नॉन गजेटेड पोस्ट है ना, तब जो है उसी रीजन में काम करेगा। तो देख सकते हैं कि AB जो है ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब हो सकता है, ऑल इंडिया में कहीं भी उनको भेजा जा सकता है। और BCD जो है, बी में नॉन गजेटेड वाला ओनली, ठीक है, बी में नॉन गजेटेड और CD जो है ये एक ही रीजन में काम करेंगे, जिस RO के अंडर काम कर रहे हैं उसी में काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है ना, तो ये अपने रीजन में काम करेंगे, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उसको दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को जो है अपने रीजन में काम करने को कहा गया है, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव केस हो या फिर कहीं वैकेंसी सब हो, तो मतलब वहाँ खाली हो, तो वहाँ पे उनको भेजा जा सकता है, ठीक है।
और अगर कोई पर्सन मानिए कि जो सेक्शन सुपरवाइजर है, सेक्शन ऑफिसर है और CD ग्रुप में है, CD में पढ़ते हैं और वो सेंट्रल ऑफिस में अपॉइंट है, तो सेंट्रल ऑफिस में जो अपॉइंट रहते हैं ना सेक्शन ऑफिसर और ग्रुप C और ग्रुप D के एम्प्लॉय जो अगर सेंट्रल ऑफिस में है ना, तो उसी ऑफिस में काम करेंगे, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि पे के बारे में। तो पे क्या दिया जाएगा प्रोफेशनल को, ये जो है ये भी FRSR के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। अगर मानिए कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के समय इसका जो पे है ना, इनिशियल पे ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑफिस में EPFO ऑफिस में जो इनिशियल पे होता है ना, लिखा है इनिशियल पे, ज्वाइनिंग के समय जो पे है ना वो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो सेम स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिल रहा है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा गया है पे के बारे में कि FRSR के अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद लिखा है कि इनिशियल पे जो है ना, कभी भी जो है इनिशियल पे जो है वो लेस देन नहीं होना चाहिए सेम स्केल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिलता है। ठीक है, अब है सुपर एन्युएशन बेनिफिट। तो सुपर एन्युएशन बेनिफिट जो हमारे EPFO स्टाफ को दिया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा तय की जाती है, टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस कन्फर्ड बाय द लॉ एंड एग्रीमेंट। जो भी आपको मतलब मानिए एक पर्सन को EPFO को ज्वाइन कर रहा है, तो जो भी आपको कंडीशन, जिस कंडीशन पे आपको ज्वाइन करवाया गया है, जो भी एग्रीमेंट आपको करवाया गया है कि ये चीज़ आपको मिलेगा, तो उस सभी को प्रोटेक्शन दिया जाता है। मतलब वो सभी चीज़ जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड प्रिविलेज, आपको वो सभी राइट प्रिविलेज सब मिलेगा। ठीक है, इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं कि उसको हटा देगा इस रेगुलेटर, नहीं, जो भी आपको अपॉइंटिंग के समय जो भी आपको एग्रीमेंट जो भी प्रिविलेज मिला है वो सभी आपको जो है मिलेगा। उसके बाद लिखा है प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड EPFO स्टाफ के लिए जो पहले होता था वो जो हमारा SPF होता था, स्टाफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो होता था 1960, उसके अकॉर्डिंग मिलता था। ठीक है, अभी भी मिलता है जो पुराने स्टाफ है उनको। ठीक है, उसके बाद CCA है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। CCA रूल जो है हमारे EPFO स्टाफ पे लगता है। CCA रूल 1971 है, जिसमें मेनली डिस्कस किया गया पेनल्टी के बारे में। अगर कोई आप रूल को वायलेट करते हैं तो उसके लिए मेजर और माइनर पेनल्टी तय की जाती है। तो क्लासिफिकेशन CCA रूल जो है 1971 के अकॉर्डिंग हम पे लागू होता है। मतलब देखिए हम लोग इतने सारे जो रूल पढ़ रहे हैं, ये सभी रूल जो है ना हम लोग ज्वाइनिंग के बाद साइन करते हैं कि ये सभी रूल को मैं पालन करूंगा, ये सभी रूल हम पे अप्लाइड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन। मानिए कि डिस्क्वालीफाइड आपको कब कर देगा ऑफिस। ठीक है, EPFO ऑफिस आपको डिस्क्वालीफाइड कब कर सकता है। तो अगर मानिए आप एक मैरिड पर्सन है और आपने क्या किया, एक मैरिड पर्सन है कोई, तो फिर आपने किसी दूसरे से शादी कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने मतलब उसको मतलब जो है ना इस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। मतलब कि कभी भी अगर आप अनमैरिड हैं तो किसी मैरिड से शादी नहीं कर सकते, आप मैरिड हैं तो अनमैरिड से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आपका पर्सनल लॉ में ऐसा लिखा गया हो, अगर सेटिस्फाइड होता है तब ऐसा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये आ गया समझ में कि अगर आप अनमैरिड है तो मैरिड से शादी नहीं कर सकते, और अगर आप मैरिड है तो अनमैरिड से शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिज का लाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन इस ग्राउंड पे आपको किया जा सकता है। अब रहा कि आपको लीव, पे, पेंशन, ग्रेट्यूटी, जनरल प्रोविडेंट फंड, ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये सभी जो है ना हम लोग को जो सेंट्रल सर्विस रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा तय किया जाएगा। ये सभी मतलब जो भी चीज़ मिलता है, लीव तीव सब, ये सभी सेंट्रल सर्विस का जो है रूल, सेंट्रल सर्विस का लीव रूल है, सेंट्रल सर्विस का पेंशन रूल है, सेंट्रल सर्विस का ग्रेच्युटी रूल है। ये सभी उस सर्विस वो जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को EPFO स्टाफ को ही दिया जाएगा। सीनियरिटी के बारे में किया गया, तो सीनियरिटी के लिए भी हमारा एक रूल है EPF स्टाफ जो है फिक्सेशन एंड सीनियरिटी रूल 1989, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी हम लोग को जो CVT के द्वारा जो तय किया जाएगा टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल फैसिलिटी हम लोग को दिया जाएगा। हमारे ऑफिस में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मतलब जितने भी रिकॉर्ड को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं वो सब एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखते हैं। सेंट्रल सर्विस रूल कर रहा है कि हम लोग पे अप्लाई होगा कौन कौन से रूल। शेड्यूल 2 में जितने भी रूल लिखे गए हैं वो सभी जो है हम लोग पे अप्लाई होगा। शेड्यूल 2 में अभी मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे रूल है जो लिखे गए, जैसे FRSR हो गया, फाइनेंशियल रूल हो गया, ये सभी रूल जो है हम लोग पे। अब लिखा है 23 नंबर इलेक्शन एंड एक्सेप्शनल केसेस। मतलब मानिए कोई ऐसा रूल है जो है ना, जो कोई ऐसा रूल है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उस रूल को जो है ना CPFC सेंट्रल बोर्ड से डायरेक्शन लेकर के उस रूल को थोड़ा रिलैक्स कर। मानिए कि इसी सभी कंडीशन में कोई ऐसा कंडीशन है जिससे जो है ना कुछ चीज़ वायलेट हो रहा है, उस रूल को है ना CPFC के पास रिलैक्स करने का अधिकार होता है, रिलैक्सेशन इन एक्सेप्शनल केसेज।
मतलब इस रूल में कोई भी ऐसा रूल है जिसकी वजह से कुछ और जो रूल जो है ना वायलेट हो रहा है, इस वजह से उस रूल को जो है कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है रूल नंबर 24। इसमें हम लोग कहते हैं कि ईपीएफओ के सभी स्टाफ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड बाई करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओथ खाते हैं, शपथ खाते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेविंग। तो कह रहा है कि जितने भी रूल दिए हैं ना, ये सभी रूल जो है ना, ये सभी हमारे रिजर्वेशन जो मिलता है ना, उस सब को कोई किसी को वायलेट नहीं करेगा। मतलब आपको रिजर्वेशन जो भी मिलता है ना, वो सब जो है आपको मिलेगा। लिखा है कि नथिंग इन दिस रेगुलेशन सेल इफेक्ट द रिजर्वेशन एंड कंसेशन इन द इन द अपॉइंटमेंट। मतलब कह रहा है कि कोई भी रिजर्वेशन या फिर कोई भी कंसेशन आपको जो मिलता है, वो सब इस रूल के अकॉर्डिंग, जितना रूल लिखा है ना, इसकी वजह से आपको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो रिजर्वेशन को आपको रोक देगा। और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ये सभी कंडीशन, रूल नंबर 26 बोलता है कि जितने भी ऊपर लिखे गए सभी कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग ईपीएफओ को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ने जब ज्वाइन किए होंगे उस समय तो आप पढ़े नहीं होंगे कि इतने सारे रूल आप पे लगता है कि इतने सारे रूल को आपने कहा है कि हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैंने बात कर रहा था शेड्यूल 1, 2, 3, 4 की, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बताया गया कि शेड्यूल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग हम लोग का सब, इसमें जो शेड्यूल 4 है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए शेड्यूल 1 में कुछ रूल लिखेंगे जो हम पे अप्लीकेबल होते हैं। सेंट्रल सर्विस लीव रूल 1972 अप्लीकेबल होते हैं, पेंशन रूल, टेम्पोररी सर्विस रूल, कंडक्ट रूल, कम्यूटेशन रूल, ठीक है। तो ये सभी रूल जो है हम लोग पे अप्लाई होते हैं। ये शेड्यूल 1 में चर्चा की गई है। शेड्यूल 2 में भी हम लोग के ऑफिस में होने वाले कुछ रूल हैं, जैसे जो FRSR है ये रूल जो है, उसके बाद GFR है, ये सभी रूल जो है हम लोग पे अप्लीकेबल होते हैं, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 अभी देखिए शेड्यूल 3 में बात किए गए क्लासेज ऑफ जॉब की। जॉब कितने तरह का, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन है ना मेरा है जो है वो है हमारा क्या, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 बात करता है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस सबसे ज़्यादा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो देखिए मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लोग को अपॉइंट करता है। किसको किसको, एक CPFC को अपॉइंट करता है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट करता है और चीफ अकाउंट ऑफिसर को अपॉइंट करता है। ये तीनों पोस्ट हमारे EPFO ऑफिस के सबसे बड़े पोस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब अगर छोड़ दिया जाए CVT को तो ठीक है, CVT के अलावा तो ये तीनों पोस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करते हैं, CPFC, अकाउंट ऑफिसर और चीफ अकाउंट ऑफिसर। अब आ जाइए RC1, मतलब जो हमारा मानिए कि जो RC1 होते हैं, रीजनल कमिश्नर, जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, RC1, RC2, ये दोनों जो है अभी यहाँ कहा गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसको किसको अपॉइंट करेंगे। तो देखिए एक रूल हमारे स्कीम में लिखा गया था कि जो भी RC1 और RC1 से ऊपर का पोस्ट है, ठीक है, मतलब RPFC का जो पोस्ट है, RPFC और RPFC से ऊपर का पोस्ट है ना, सभी पोस्ट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 2 आ गया, RC1, RC2, क्योंकि मैंने बताया मतलब RPFC और RPFC से ऊपर का पोस्ट, तो ये दोनों आ जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जिसमें भी डायरेक्टर लगा हो ना, डिप्टी डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर लगा हो ना, सब पोस्ट जो है ना इसको CBT मतलब जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। और RC1, RC2 तो ये याद ही हो गया आपको, ठीक है। जैसे एडिशनल CPFC हो गया, एडिशनल CPFC हो गया, सेंट्रल मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, RC1 हो गया। अब जिसमें भी डायरेक्टर लगा है, डायरेक्टर विजिलेंस, डायरेक्टर IS जो सेक्रेटरी है, उसके बाद डायरेक्टर ऑडिट, डायरेक्टर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और RC2 हो गया, फिर डिप्टी डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर IS, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग, डिप्टी डायरेक्टर, मतलब ये समझ में, ऑडिट। तो ये सभी पोस्ट जो है ना, ये हम लोग को जो है CBT के द्वारा जो है अपॉइंटिंग ऑथोरिटी इनके कौन होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि डायरेक्टर जिसमें लगा रहेगा वो सभी होगा, RC1, RC2 होगा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर होगा, चीफ इंजीनियर होगा, एडिशनल CPFC होगा, सीनियर एनालिस्ट होगा और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, ठीक है। अब आते हैं कि जिस पोस्ट में जो है ना हमारे CPFC जो होते हैं वो होते हैं हमारा अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। CPFC के लिए सबसे पहले तो अपने ऑफिस में जो वेल नोन होता है EO ठीक है, इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर होते हैं, और उसके बाद जो हमारा EO अकाउंट ऑफिसर होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट CPFC के थ्रू होते हैं। और कौन कौन है तो देख सकते हैं, सॉरी APFC भी, ठीक है। APFC जो है, APFC ये तो वेल नोन है ना, तो APFC, EO ये सभी का अपॉइंटिंग ऑथोरिटी CPFC होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसमें भी APFC का फुल फॉर्म असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, तो जिसमें भी असिस्टेंट लगा रहेगा ना, वो सभी पोस्ट को जो है CPFC नियुक्त करते हैं। अब असिस्टेंट शुरू में लगा होना चाहिए, ठीक है। तो असिस्टेंट जैसे डायरेक्टर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर IS हो गया, विजिलेंस हो गया, ऑडिट हो गया,
असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो ये सभी को जो है कौन करते हैं अपॉइंट, ये सभी को अपॉइंट करते हैं हमारे CPFC, ठीक है। ऑडिट ऑफिसर, प्रोग्रामर हो गया, जूनियर जो है एनालिस्ट हो गया, एनालिस्ट, उसके बाद जो हो गया वेलफेयर ऑफिसर हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। ईओ में बता दिया। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, सेक्शन ऑफिसर हेड ऑफिस में, ठीक है। ये ग्रुप बी का पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर जो होंगे ग्रुप बी का। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज का, असिस्टेंट हेड कोच, असिस्टेंट प्रोग्रामर, ये सभी पोस्ट को जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी CPFC होते हैं। इसके बाद आते हैं जहाँ पे जो है एडिशनल CPFC जो होते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। एडिशनल CPFC, तो एडिशनल CPFC देखिए सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, ठीक है। PE जो है पर्सनल असिस्टेंट जो है वो, जूनियर अकाउंट ऑफिसर है मतलब JAO है, जो रिसर्च असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर है, ठीक है। सुपरवाइजर जो है कंप्यूटर सेल का है, विजिलेंस असिस्टेंट है। ये सभी पोस्ट में कुछ BC आते हैं, तो इसको जो है एडिशनल CPFC जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। इसके बाद देख सकते हैं इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो है RC मतलब RPFC, ठीक है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इसमें आपका सेक्शन सुपरवाइजर हो गया, उसके बाद SSA हो गया, ठीक है, MTS हो गया, जितने भी LDC होंगे, ये सभी जो लोअर पोस्ट होते हैं, इस सभी पोस्ट को जो है जो RPFC अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी RPFC से सेक्शन सुपरवाइजर, स्टैटिकल असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टाफ कार ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर B ग्रुप B का, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, DEA डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, LDC, उसके बाद सीनियर इलेक्ट्रीशियन, ये सभी जो होंगे हमारे इसमें जो है हमारा RPFC होते हैं, ये हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। इतना ही चीज़ दिया हुआ था हमारे ये जो रूल था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सभी को MCQ क्वेश्चन जो इससे पूछे जा सकते हैं, तो वो याद रखना है। प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंशन जैसे हो गया, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र वाले हो गया, और भी जो चीज़ है मैंने इंपॉर्टेंट के बारे में स्पेशली मेंशन किया है। तो आई थिंक एक दो बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा कि इसमें क्या सब लिखा है। थैंक यू एवरीवन।